व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर का और एक इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एपिसोड है, क्योंकि इस एपिसोड में जो हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिवली एक नया मेथड वैल्यूएशन ऑफ शेयर का। जैसे तीन मेथड होता है, एक मेथड हमने बहुत डिटेल्स डिस्कस किया, दैट इज एसेट बेकिंग मेथड। और ये जो अभी हम डिस्कस करेंगे एंड द सेकेंड मेथड इज दैट यील्ड मेथड। ये यील्ड मेथड क्या होता है, उसका जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में जैसे हम निकालते हैं, तो इसका अंदर कैसे हम वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर निकालेंगे, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट चाहिए, एक फॉर्मेट चाहिए। ये हम पूरा डिस्कस करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद विल गो फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट। तो व्हाट इज यील्ड मेथड? YIELD, यील्ड मेथड। तो यील्ड मेथड क्या होता है? यील्ड मेथड क्या है? देखो, और एक चीज यहाँ पे बहुत ये ध्यान से सुन लो। पहले हमारा जो मेथड गया एसेट बेकिंग मेथड, अभी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज यील्ड मेथड। थर्ड हमारा और एक मेथड आता है, दैट इज फेयर वैल्यू मेथड। तो फेयर वैल्यू मेथड क्या है? पहला दो मेथड का एवरेज है, एसेट बेकिंग मेथड प्लस यील्ड मेथड डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब फेयर वैल्यू मेथड हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके लिए पहला हमारा दो कंसेप्ट, जो दो मेथड का जो कंसेप्ट होता है, ये क्लियर होना चाहिए। तो वेरी केयरफुली ये सुनो। तो यील्ड मतलब क्या है? यील्ड का मतलब होता है अर्निंग्स और प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा इनकम इन रिलेशन टू इट्स इन्वेस्टमेंट। Yield simply implies that earnings और प्रोडक्टिविटी ऑफ ए फर्म इन रिलेशन टू इट्स इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है? कितना पैसा तुमने बिजनेस में लगाया और कितना रिटर्न तुम्हें मिला है, उसको बोलते हैं यील्ड। वी कैन रिलेट इन आवर स्टडी लाइफ एज ए स्टूडेंट। वी कैन से, जब हम स्टूडेंट का लाइफ से भी हम रिलेट कर सकते हैं। तो टाइम पढ़ाई में दे रहे हो, कितना टाइम तुम पढ़ाई में सीरियसली इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना तुम अच्छी तरह से पढ़ाई में इन्वेस्ट करोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारा रिटर्न भी अच्छा होगा। तुम कम पढ़ते हो तो तुम्हारा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होगा। ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा टाइम देते हो, ज्यादा इन्वेस्ट करते हो टाइम, तो तुम्हारा रिटर्न भी अच्छा ही होगा ना। तो जितना तुम, द मोर यू इन्वेस्ट योर टाइम इन स्टडी, द बेटर रिटर्न यू विल गेट इन द फ्यूचर। तो सिमिलर यील्ड मेथड भी सेम है, कितना पैसा हमने लगाया और कितना मुझे रिटर्न मिला। सिंपली यू कैन से यील्ड का सिंपल सा मतलब होता है रिटर्न इन रिलेशन टू इट्स इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न और अर्निंग्स और प्रोडक्टिविटी इन रिलेशन टू इट्स इन्वेस्टमेंट। कितना हमने इन्वेस्ट किया, हमने रिटर्न में कितना मिला, उसको बोलते हैं यील्ड। तो यील्ड मतलब फ्रॉम द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यील्ड का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब पहले हमारा एसेट बेकिंग में हमने कैलकुलेशन किया ना, टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, और यहाँ पे हम यील्ड का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। वैसे हमने बोला था ना, लाइक वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, मतलब वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो किसी कंपनी का हम जो शेयर का कीमत है वो निकाल सकते हैं टू वेज। वन बाय कंसिडरिंग एसेट, जो हमने कवर किया एसेट बेकिंग मेथड में, और द सेकेंड मेथड बाय कंसिडरिंग इट्स अर्निंग्स। तो ये हमारा यील्ड मेथड में आएगा। तो प्लीज कीप इन योर माइंड यील्ड मेथड। तो समझ में आ गया, यील्ड मेथड मतलब हाउ मच मनी दैट यू इन्वेस्ट एंड व्हाट इज द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग। कितना पैसा बिजनेस में लगाया और कितना प्रॉफिट या प्रोडक्टिविटी तुम्हें बिजनेस से जो इन्वेस्ट किया इससे मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं यील्ड। तो यील्ड मेथड कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वेज। वन इज डिविडेंड यील्ड मेथड, अनदर इज अर्निंग्स यील्ड मेथड। वन इज डिविडेंड यील्ड मेथड, अनदर इज अर्निंग्स यील्ड मेथड। कुछ शेयर होल्डर ऐसा हो सकता है उसको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, तो such type of shareholder would prefer dividend yield method. मतलब as I told ना, there may be some shareholder which may prefer to fixed rate of dividend। तो उसके लिए मतलब हम पैसा देंगे, उसके लिए मुझे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे दो, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड। और एक होता है अर्निंग्स यील्ड मेथड। तो अर्निंग्स यील्ड मेथड में कुछ शेयर होल्डर ऐसा भी होगा, मुझे ज्यादा इनकम चाहिए। तो ज्यादा इनकम चाहिए मतलब क्या है, वो बोलेगा मतलब कंपनी का भाई जो प्रॉफिट होगा उसमें मुझे परसेंटेज चाहिए, उससे मुझे हिस्सा चाहिए, उसमें मुझे कंपनी का मतलब दैट वैल्यू ऑफ शेयर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स। मतलब क्या, कुछ शेयर होल्डर ऐसा बोलेंगे भाई तुम्हारा कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा इससे हमें हिस्सा चाहिए, तो उसको ये शेयर होल्डर विल कम अंडर अर्निंग्स यील्ड मेथड। तो इसमें रिस्क भी होगा, मतलब कंपनी का प्रॉफिट होने से उसका ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, ज्यादा अर्निंग्स होने से ज्यादा अर्निंग्स मतलब उसका फायदा होगा, और अर्निंग्स कम होने से उसका फायदा कम होगा, लॉस होने से भाई उसको भी बियर करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा अर्निंग्स यील्ड मेथड। तो एज आई टोल्ड, दो टाइप का शेयर होल्डर होता है। एक मतलब वी कैन कैलकुलेट यील्ड मेथड इन टू वेज, वन इज डिविडेंड यील्ड मेथड, अनदर इज अर्निंग यील्ड मेथड। तो डिविडेंड यील्ड मेथड में कुछ इशू नहीं है, एकदम सिंपल है। लेकिन जब हम अर्निंग्स यील्ड मेथड में जब हम शेयर वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मेट होता है।
तो पहले जैसा हमारा फॉर्मेट होता था ना टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो उसके लिए भी हम एक फॉर्मेट होता है, ये याद रखना भाई। तो उसको जो हम हेडिंग देंगे तो उसको बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या लिखा मैंने, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो उसके लिए पहले हमें एक फॉर्मेट आता है, उसको बोलते हैं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड, उससे तुम्हें क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। क्या देना होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम किसको देते बोलो, वी डू पे इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर। ये जो इंटरेस्ट हमने लिखा, इंटरेस्ट टू डिबेंचर, पहले हमें क्या करना होगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले हमें इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट हम किसको देते हैं, डिबेंचर होल्डर को। फिर हम देंगे टैक्स, जो बिजनेस करने से भाई टैक्स तो देना होगा, तो देन विल राइट टैक्स, मतलब जो रेट ऑफ टैक्स होगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, समटाइम ये बोला जाएगा मतलब जितना भी कंपनी का टैक्स देने के बाद जितना प्रॉफिट है, मतलब रहेगा, लेफ्ट आउट प्रॉफिट होगा, इससे तुम कुछ पैसा सेव करके रख दो, तो जिसको हम बोलते हैं लेट्स ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, मतलब जो हम बोलते हैं ना, मतलब आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 10% इज टू बी केप्ट इन रिजर्व। तो जो हमारा बैलेंस शीट में, पार्टनरशिप बैलेंस शीट में एक हेडिंग मिला था ना, आउट ऑफ प्रॉफिट इतना 1000, 5000, 6000 और 10% रिजर्व में रख दो। रिजर्व में पैसा क्यों रखते हैं, इमरजेंसी पर्पस के लिए। फिर हमारा जो होगा उसको बोलेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देना होगा भाई, डिविडेंड देना होगा, ये भी तो दूसरे का पैसा है। तो जितना भी तुम्हारा अर्निंग्स होगा, इस अर्निंग्स के ऊपर तुम्हें ये सब कुछ देना होगा। जो सब कुछ देने के बाद जो पैसा रह जाएगा, तो उसको बोलेंगे टोटल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी, टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू, क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, ये हमें निकालेंगे। क्या लिखेंगे, फिर से हम थोड़ा रिकैप करें। इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन उससे हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, देन टैक्स, देन ट्रांसफर टू रिजर्व, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देंगे। सब कुछ देने के बाद जो लेफ्ट आउट प्रॉफिट रहेगा, जो हाथ में रहेगा, तो उसको बोलेंगे टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। पहले हम क्या लिखते थे, टोटल एसेट्स अवेलेबल टू, तो अभी हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये तो हम निकालेंगे। तो फिर हमें एक दैट इज पहले पता है, तो वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, क्योंकि हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मेन पर्पस तो ये है, इक्विटी शेयर का कीमत, एक शेयर का कीमत क्या है ये निकालना होगा। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज होता है, एक्सपेक्टेड, क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल rate of return into paid up value of a share। क्या लिखेंगे, expected what I have written, expected rate of return divided by normal rate of return into paid up value of a share। Question is the normal rate of return का मतलब क्या है। अगर हम बिजनेस में मतलब पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मुझे 10% नॉर्मली मिलेगा ही मिलेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर हम एग्जाम में बैठे तो एग्जाम में कुछ होता है ना, ये इतना मिलेगा ही मिलेगा, पास मार्क 100% मिलेगा, आउट ऑफ 100 हमें 50 मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज नॉर्मल। और पेड अप वैल्यू ऑफ ए शेयर मतलब एक शेयर का कीमत 10, 15, 20 जो भी है ये दिया जाएगा। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्ट मतलब आउट ऑफ 100 हमें 50 या 60 मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज नॉर्मल। और एक्सपेक्ट हम क्या करते, 80 एक्सपेक्ट करते। तो एक्सपेक्ट, व्हाट माय पॉइंट इज दैट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमारा ये हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। यहाँ पे जो मेहनत किया ना, ये हमें चाहिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए क्या करना होगा, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट फॉर्मूला इज दैट टोटल प्रॉफिट्स, वो जो यहाँ पे टोटल क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट्स आई एम नॉट राइटिंग, total profits available to equity shareholder divided by total paid up capital, total
टोटल पेड अप इक्विटी माने इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल पेड अप कैपिटल, टोटल पेड अप कैपिटल, ठीक है, इनटू 100 क्या होगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए भाई, यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू, जो यहाँ पे मेहनत करके जो हमने निकाला है, तो उसको बोलेंगे टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप कैपिटल। टोटल पेड अप कैपिटल मतलब जो 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 मतलब 1 लाख जो टोटल कैपिटल होता है, 1 लाख इनटू 100, हमें रेट ऑफ रिटर्न मतलब परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 यूज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से हमें एक से एक सर्टेन परसेंटेज मिल जाएगा, एक परसेंटेज मिल जाएगा। ये परसेंटेज मिलने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ए शेयर। ये जो हमने तो फिर हमें वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर हमें मिल जाएगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट ना। तो ये हमें करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन इज दैट ये जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ये दैट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अर्निंग्स यील्ड मेथड। अगर डिविडेंड यील्ड मेथड में ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड यील्ड मेथड में कितना रेट ऑफ डिविडेंड ये बोला जाएगा। यू आर गेटिंग। सो ये जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया दैट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अर्निंग्स यील्ड मेथड। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया दो अर्निंग्स यील्ड मेथड या डिविडेंड यील्ड मेथड, एक एग्जांपल लेंगे। ये इस एग्जांपल में अर्निंग्स यील्ड मेथड भी होगा, अर्निंग्स यील्ड मेथड का कांसेप्ट होगा, एज वेल एज डिविडेंड यील्ड मेथड का भी कांसेप्ट होगा। ये सब जो हम अभी लेंगे ये अभी डिस्कस करने के बाद ये फुल कांसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज दैट a capital of Bhavani Limited consists of 1 lakh equity share of 10 each, then 20,000 10% redeemable preference share of 100 each, and 20,000 12% debenture of 100 each. During the year 17-18, it earned a profit of 16 lakhs before interest and tax, मतलब EBIT 16 lakhs. Then last year it declared a dividend of 20%, मतलब वो जो हमें ये dividend yield method में चाहिए. And whereas the normal rate of return of the industry is 15% and assuming 40 PC मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, PC मतलब percentage rate of tax and 10% transfer to general reserve and calculate the value of each equity share under earnings yield method as well as dividend yield method. ये हमें इस हिसाब से हमें दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला हेडिंग क्या देंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट अवेलेबल, हमारा कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। फिर हमारा क्या है ईबीआईटी, पहला हमें जो चाहिए दैट इज ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा कितना है 16 लाख, कितना होगा 16 लाख यहाँ पे बोला गया। एंड इंटरेस्ट यहाँ पे देखो जो डिवेंचर होल्डर है ना, इंटरेस्ट किसका इंटरेस्ट, डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट। तो डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट है यहाँ पे देखो 12%, सॉरी 20,000 12% डिवेंचर, 20,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 इच, मतलब 20,000 डिवेंचर इंटू 100 मतलब 20 लाख। तो हमारा जो इंटरेस्ट है हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो कितना है 16 लाख है हमारा। और यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हम किसको देते हैं, डिवेंचर होल्डर को। तो डिवेंचर होल्डर हमारा कितना है 20 लाख, ठीक है, 20,000 इंटू 100 इच, तो 20 लाख। तो इन द ब्रैकेट यू कैन राइट 12% 20 लाख, कितना है 20 लाख। तो थोड़ा हम नीचे लिख रहे 20 लाख। तो 20 लाख का 12% करने से कितना होगा 2,40,000, कितना होगा 2,40,000। तो हम माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद कितना होगा 60 और यहाँ पे कितना 30 माइनस करने के बाद बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट हमारा कितना ये। देन हम क्या पे करेंगे लेस टैक्स, टैक्स कितना है 40% ना, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। 40% किसका 40%, ये 13,60,000 का 5,44,000 कितना मिलेगा 5,44,000 माइनस कर लो 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे कितना है 13 से करने से 8,16,000 क्या आएगा, ये 8,16,000 को हम लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8,16,000। तो फिर हमारा क्वेश्चन में बोला गया ना ट्रांसफर है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लास्ट 10% ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा उसे हम 10% ट्रांसफर करेंगे। तो लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लेस ट्रांसफर टू क्या होगा जनरल रिजर्व, कितना है
10% ऑन रुपीज 8,16,000, ठीक है, हमारा ये गया है ना। तो 8,16,000 का 10% करने से 81,600, तो 400 यहाँ पे आएगा। तो 5 - 1 4, यहाँ कितना 11 3 7,34,000, कितना होगा 7,34,000 का हम क्या बोलेंगे प्रॉफिट। 7,34,000 को बोलेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर, क्या है ये सब, ये पैसा किस लिए, डिविडेंड देने के लिए, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। उससे हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा कितना, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड जो हमारा कैपिटल है ना, तो सेकंड में 20,000, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 मतलब 20 लाख। तो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 10%, 10% ऑफ रुपीज 20 लाख, 10% रुपीज 20 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड। तो 10 लाख 20 लाख का 10% लेने से कितना हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख। तो माइनस करने के बाद 5,34,400, क्या होगा 5,34,400, उसको बोलेंगे टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर, टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी, टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्या बोलेंगे टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्या बोलेंगे टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये हमारा हो गया, हम कैसे कितना इक्विटी शेयर होल्डर के पास प्रॉफिट है, तो क्या है ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट करने के बाद हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस टैक्स, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देन ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व देने के बाद प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, फिर हमने प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया। फिर उसके बाद हमारा जो होगा टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर। फिर हमारा जो फॉर्मूला थोड़ा देर पहले जो बोला था, एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अंडर, ये याद रखना अंडर अर्निंग सेल मेथड, ये किस मेथड के अंदर हम डिस्कस करें, अंडर अर्निंग्स सेल मेथड, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, ये हम जो डिस्कस करेंगे अंडर अर्निंग सेल मेथड। तो वैसे देखो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा, पेड अप, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो बोला गया, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर ये भी बोला गया, लेकिन थोड़ा देर पहले बोला ना हमारा एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, तो ये निकालना होगा। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में निकाल देते, एक्सपेक्टेड, क्या यहाँ पे निकालते एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, डोंट राइट इन द एग्जाम इक्विटी ईएस, देन डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। तो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना है 5,34,000, कितना है 5,34,000, एंड टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है देखो 10,000 इक्विटी शेयर और 10 each, 10,000 इक्विटी शेयर और 10 each, 10,000 इक्विटी शेयर और 10 each मतलब क्या है 10 लाख इनटू 100% का। तो ये निकालने के बाद कितना होगा, ऐसे 30 कैंसिल जाएगा, मतलब इसका 30 गया, उसका 20 गया, तो 10 से ये डिवाइड करने के बाद 50.44, क्या कितना परसेंट का 53. तो नाउ वी कैन पुट द वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अभी जो हमने निकाला 53.44 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे बोला गया ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो जो लास्ट का सेकंड में व्हेयर एज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%, तो मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 और पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर मतलब एक इक्विटी शेयर की कीमत कितना 10 है ना, तो रुपीस 10.35.6, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। देयर इज हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर अंडर अर्निंग सेल मेथड। ये आई होप ये क्लियर हो गया। अभी हमारा क्या करना होगा, अभी हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर अंडर डिविडेंड यील्ड मेथड। तो मेथड 2 है डिविडेंड यील्ड मेथड। तो डिविडेंड यील्ड मेथड में हमें वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ ईच
वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न into paid up beneficial into paid up value of a share, paid up value of a equity share मतलब लिखना होगा, रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर डिवाइडेड बाय नॉर्मल। तो रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे बोला गया डायरेक्टली, लास्ट ईयर इट डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 20%, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कितना है 20, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हमारा क्वेश्चन में 15, और पेड अप वैल्यू ऑफ ए शेयर कितना है और 10। तो ये सब के बाद हमारा जो वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर आएगा 13.30, 20 डिवाइडेड बाय 15, 20 रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर 20 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15, रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर 20 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 एंड पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर 10। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 13.33। तो ये हमारा एकदम अर्निंग सील मेथड का पूरा कांसेप्ट डिस्कस हो गया। दोनों मेथड, अर्निंग सील मेथड भी हो गया, देन डिविडेंड यील्ड मेथड भी हो गया। ये देखो अर्निंग डिविडेंड यील्ड मेथड में आने से एकदम सिंपल है, अर्निंग सील मेथड में आने से थोड़ा ये हमारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा फॉर्मूला यूज करने के बाद हमें निकालना पड़ेगा। So this is all about today's discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.